हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप लोगों का आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 11th के मैथ्स पढ़ेंगे लोग, जिसमें हम लोग सबसेट, पावर सेट, सुपर सेट के बारे में हम लोग जानेंगे। इसके पहले हम लोग 11th का एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 का सॉल्यूशन देख चुके हैं। इसके अतिरिक्त भी एक वीडियो हम लोग जिसमें थ्योरी बताया गया है वो देख चुके हैं। आज हम लोग कुछ आगे देखते हैं क्लास 11 का मैथ्स के बारे में। चलिए देखिए, सबसे पहले आप लोगों को आज मैं बता रहा हूं, एक टॉपिक है हमारा उपसमुच्चय। इसको हम लोग बोलते हैं उपसमुच्चय, ठीक है। अंग्रेजी में इसको सबसेट बोला जाता है, सबसेट, ठीक है। ये होता क्या है, तो चलिए हम यहां लिखते हैं कि यदि कोई समुच्चय A का प्रत्येक अवयव किसी दूसरे समुच्चय B का भी अवयव हो तो हम समुच्चय A को समुच्चय B का उपसमुच्चय कहते हैं। उपसमुच्चय कहते हैं, ठीक है। मैंने इसका परिभाषा बोर्ड पे लिख दिया है कि उपसमुच्चय कहते किसको हैं। तो यहां लिखा गया है कि यदि कोई समुच्चय A का प्रत्येक अवयव किसी दूसरे समुच्चय B का भी अवयव हो तो हम समुच्चय A को समुच्चय B का उपसमुच्चय कहते हैं। क्लियर हुआ? अगर A का अवयव B का भी अवयव हो तो A को B का उपसमुच्चय कहा जाता है। इसे हम लिखते कैसे हैं, देखिए पहले एग्जाम्पल से समझते हैं हम लोग। जैसे अगर एक समुच्चय A इज इक्वल टू 1,2,3 दिया हुआ है एवं एक दूसरा समुच्चय B इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से दे दिया जाए, तो हम देख रहे हैं कि A का प्रत्येक अवयव B में है, 1, 2, 3 इसमें भी है और 1, 2, 3 इसमें भी है, तो हम कहेंगे कि A B का उपसमुच्चय है। यही क्लियर हो गया कि A का प्रत्येक अवयव B में है तो हम कहेंगे कि A B का उपसमुच्चय है। और इसे लिखते कैसे हैं, इसलिए A, और देखिए ये वाला चिन्ह होता है, ये इसको हम लोग बोलते हैं सबसेट। A सबसेट B मतलब A B का उपसमुच्चय है। इसको दूसरे शब्द में कैसे लिखा जाता है, जरा सा उसको देखते हैं। अगर A B का उपसमुच्चय है, मान लिया कि A B का उपसमुच्चय है और कोई स्मॉल a ले लेते हैं। अगर ये स्मॉल a का अवयव है तो जाहिर सी बात है कि ये a क्या होगा, B का भी अवयव होगा। यहां लिखा गया कि A सबसेट B, ठीक है। A सबसेट B मतलब A B का उपसमुच्चय है, और यहां लिखा गया है कि स्मॉल a का अवयव है। तो अगर A B का उपसमुच्चय है और स्मॉल a का अवयव है तो यह A B का भी अवयव होगा। आई बात समझ में? इस तरह से हम इसको लिखते हैं, ठीक है। अब यहां हम थोड़ा सा आगे समझेंगे। इसमें होगा कि किसी समुच्चय के कितने उपसमुच्चय हो सकते हैं, ठीक है। मैंने अभी बताया कि यदि अगर A सबसेट B है, अगर A B का उपसमुच्चय है, यदि A बिलोंग्स टू A, तो की जगह पर एक ये चिन्ह का हम प्रयोग करते हैं। इसको हम लोग इंग्लिश में इम्प्लाइज बोलते हैं, इम्प्लाइज, ठीक है। A बिलोंग्स टू B हो जाएगा। अब इसको हम भाषा में बताते हैं कैसे। A B का उपसमुच्चय है और यदि ये स्मॉल a कैपिटल A का अवयव है, इम्प्लाइज A बिलोंग्स टू B होगा। इस A स्मॉल a बड़ा A का अवयव है
इसका तात्पर्य यह है, इसको हम लोग हिंदी में तात्पर्य बोलेंगे, ठीक है। इसका तात्पर्य यह है कि स्मॉल ए बी का भी अवयव होगा, ठीक है। यहां अभी मैंने बताया कि यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव किसी दूसरे समुच्चय बी में हो तो ए को बी का उपसमुच्चय कहा जाता है। इसको लिखते कैसे हैं? ए सबसेट बी। उपसमुच्चय को इंग्लिश में सबसेट बोलते हैं, आप इसको हिंदी में पढ़ सकते हैं ए बी का उपसमुच्चय है। और ये जो चिन्ह है ना, ये आपका ऐसे आता है, ऐसे ये चिन्ह, इसी को हम लोग बोलते हैं उपसमुच्चय या सबसेट। और ये उसका दूसरा रूप में लिख दिया गया कि अगर ए बी का उपसमुच्चय है और स्मॉल ए बिलोंग्स टू ए तो स्मॉल ए बिलोंग्स टू बी होगा। यहां तक क्लियर हुआ? अब फिर बात आएगा कि हम उपसमुच्चय जानेंगे कैसे, एक समुच्चय का कितने उपसमुच्चय हो सकते हैं। तो देखिए, जैसे मान लिया जाए कि एक ए यहां समुच्चय दे दिया गया है जो है 1, 2, 3 और बोला जाए कि इसके कितने उपसमुच्चय हो सकते हैं। तो चलिए मैं लिख रहा हूं इसके उपसमुच्चय को, हम ऐसे लिख दें 1, फिर यहां लिखा मैंने 2, फिर यहां लिखा मैंने 3, फिर मैंने लिखा 1, 2, फिर मैंने लिखा 1, 3, फिर मैंने लिखा 2, 3, ठीक है। अब देखिए यहां इसमें क्या है, एक अवयव है, एक है ना, एक इसमें भी है ना, इसलिए ये वाला जो है ये इसका उपसमुच्चय हो गया। यहां देखिए 2 है ना, 2 इसमें है, ए में है, इसलिए ये ए का उपसमुच्चय हो गया। यहां क्या है, 3 है और 3 इसमें भी है, इसलिए ये समुच्चय ए का उपसमुच्चय हो गया। यहां देखिए 1 और 2 है, 1 और 2, 1, 2 है, तो 1 इसमें भी है, 2 भी है, इसलिए ये समुच्चय ए का उपसमुच्चय हो गया। 1, 3, तो 1 यहां है और 3 यहां है, इसलिए ये वाला समुच्चय भी ए का उपसमुच्चय हो गया। अब देखिए यहां 2 है और यहां 3 है, तो यहां 2 है और 3 है, और 2 और 3 इसमें भी है, इसलिए ये वाला समुच्चय इसका उपसमुच्चय हो गया। अब यहां देखिए आप कि ए में 1, 2, 3 अवयव लिखा हुआ है, ठीक है। और यहां से हमने कुछ समुच्चय को लिखा और बताया मैंने कि ये प्रत्येक समुच्चय इसका उपसमुच्चय है। आप अगर इसको काउंट कीजिएगा तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसमें अवयव कितना है, 3। अब एक समुच्चय के कुल कितने अवयव हो सकते हैं, तो यहां थोड़ा सा आप लोगों को एक मैं फॉर्मूला दूंगा। अभी कुछ चीजों को मैंने रोक के रखा है, एक फॉर्मूला दूंगा कि किसी समुच्चय के कुल कितने उपसमुच्चय हो सकते हैं। तो यहां देखिए a इज इक्वल टू 1, 2, 3 है, ठीक है। इसमें कितने अवयव हैं, 3, तो मतलब कि नंबर ऑफ a इज इक्वल टू कितना हो गया, 3, मतलब a में अवयवों की कितनी संख्या है, 3। अब देखिए, तो किसी भी समुच्चय के उपसमुच्चयों की संख्या को 2 के पावर n के सूत्र द्वारा निरूपित किया जाता है। अब ये n क्या है, तो n किसी भी समुच्चय के अवयवों की संख्या है। ये वाला n, स्मॉल n जो मैंने लिखा है, किसी समुच्चय के अवयवों की संख्या है। तो इसकी संख्या कितना है जी, 3 है। तो अब 2 के पावर यहां कितना हो जाएगा, 3, और इसका मतलब क्या हुआ, 2 का 3 बार गुना, तो 2 दूना 4 दूना 8, यानी कि इस समुच्चय का उपसमुच्चय कितना होना चाहिए, 8 होना चाहिए। मैंने लिखा कितना है, 6 लिखा है, तो फिर 2 और कहां से आएंगे इसका उपसमुच्चय। तो इस बात को याद रखिएगा। इसके गुण में आते हैं, किसी भी समुच्चय का जो गुण आप को बताया जाएगा, जैसे मैं अभी बता रहा हूं कि कितने उपसमुच्चय हो सकते हैं, तो 3 गुण उसमें बेसिकली बताया जाता है। पहला गुण कि रिक्त समुच्चय प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। रिक्त समुच्चय प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। रिक्त समुच्चय पता है, वह समुच्चय जिसमें एक भी अवयव नहीं होते हैं और उसे फाई से डिनोट किया जाता है। तो इसमें तो मैंने फाई कहीं लिखा नहीं है, तो एक हम फाई लिख देंगे। पहला गुण आया। अब ये 6 से कितना हो गया जी, 7 हो गया, ठीक है। अब एक और बच रहा है, फिर 8वां क्या होगा, तो दूसरा गुण कहता है कि प्रत्येक समुच्चय स्वयं का खुद का
उप समुच्चय होता है, प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उप समुच्चय होता है। मतलब एक तो ये टोटल को यहां लिख देना पड़ेगा अंत में हमें, 1, 2, 3। ये देखिए 1, 2, 3 ये भी तो सब इसमें है ना, तो ये ए का उप समुच्चय हो गया। ये इसको ए ही लिख सकते हैं ना, ए के बराबर है ये। तो यहां से हमको पता चला कि अब ए में हम 3 अवयव लिखे हैं और इसका कुल समुच्चय जो फॉर्मूला होता है 2 के पावर n, तो 2 के पावर 3 अवयव है तो 2 के पावर 3, इससे हमको 8 मिल गया और इसका 8 उप समुच्चय हमने यहाँ पर लिख दिया है। अब यहां से आपको पता चल गया 3 गुण इसका। पहला गुण ये कि रिक्त समुच्चय प्रत्येक समुच्चय का उप समुच्चय होता है। दूसरा गुण प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उप समुच्चय होता है। और तीसरा किसी भी समुच्चय के उप समुच्चयों की संख्या को 2 के पावर n सूत्र के द्वारा दर्शाया जाता है, जहां n उस समुच्चय के अवयवों की संख्या होती है। चलिए यहां देखिए, अगर मान लिया जाए कि a और b दोनों में सेम अवयव है, ठीक है। अगर a में दे दिया जाए 1, 2, 3 और b में भी दे दिया जाए 1, 2, 3, तो अभी तो मैंने बताया है कि प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उप समुच्चय होता है। यहाँ देखिए a में 1, 2, 3 है और ये सभी अवयव b में है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, a सबसेट b तो लिखेंगे ही, लेकिन यहाँ देख रहे हैं कि b में भी 1, 2, 3 है और a में भी 1, 2, 3 है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, b सबसेट a हो जाएगा। मतलब a b का उप समुच्चय है और b a का उप समुच्चय है। इस कंडीशन में होता क्या है कि अगर a b का उप समुच्चय हो और b a का उप समुच्चय हो, तो इसको देखिए ऐसे लिखते हैं। एक तो सिंगल था, उसको हम लोग इंप्लाइज बोलते हैं, इसको म्यूचुअली इंप्लाइज बोलते हैं। इसको हिंदी में यदि और केवल यदि बोला जाता है। यदि और केवल यदि, केवल यदि, या अंग्रेजी में सिर्फ IFF इफ लिखा जाता है कि अगर A B का उप समुच्चय है और B भी A का उप समुच्चय है, ये कब होगा, तो यदि और केवल यदि A बराबर B। आप देख भी सकते हैं कि A में 3 अवयव है, B में 3 अवयव है और वही अवयव A में है जो B में है, तो इसको तो हम समान समुच्चय कह सकते हैं ना। तो अगर कभी ऐसा कंडीशन आ जाए कि A सबसेट B है और B भी A का A सबसेट हो, मतलब A B का उप समुच्चय है, B A का उप समुच्चय है, यह कब होगा, यह तभी होगा जब A B के बराबर हो। चलिए अगला पॉइंट हम लोगों का है, इसको हम लोग बोलते हैं अधिसमुच्चय। अगला पॉइंट है अधिसमुच्चय और इसको अंग्रेजी में हम लोग बोलेंगे पावर सेट, ठीक है। सॉरी सुपर सेट बोलेंगे इसको हम लोग, पावर सेट नहीं, इसको हम लोग बोलेंगे सुपर सेट, अंग्रेजी में बोलेंगे, ठीक है। ये क्या होता है, तो यहां समझिए कि अगर A B का उप समुच्चय है, अगर A B का उप समुच्चय है और A B के बराबर नहीं है, A B का उप समुच्चय है और A B के बराबर नहीं है, तो B A का अधिसमुच्चय कहलाएगा। तो B A का अधिसमुच्चय कहलाएगा, ठीक है। क्लियर हुआ यहां पर, समझ गए कि अगर A B का उप समुच्चय है और A B के बराबर नहीं है, तो B A का अधिसमुच्चय कहलाएगा। इसे लिखेंगे कैसे, तो इसको उल्टा लिखते हैं, जैसे B और सबसेट इधर से लिखते थे ना, सुपर सेट उल्टा लिखाएगा, B सुपर सेट A, B सुपर सेट A। क्लियर हुआ। अब परिभाषा अगर आप इसका लिखना चाहते हैं तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि यदि समुच्चय A समुच्चय B का उप समुच्चय है और A B के बराबर नहीं है, A डजंट इक्वल टू B, तो समुच्चय B को समुच्चय A का अधिसमुच्चय कहते हैं। और इसे कैसे लिखेंगे, B सबसेट B सुपर सेट A, इसको पढ़ेंगे B सुपर सेट A। अब देखिए थोड़ा सा एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम यहाँ और एग्जाम्पल समझते हैं। अगर A इज इक्वल टू दे दिया जाए 1, 2, 3 और B इज इक्वल टू दे दिया जाए 1, 2, 3, 4, 5, तो यहाँ देखिए A क्या है, B का उप समुच्चय है ना, तो क्या हो जाएगा, तो B क्या हो जाएगा, अधिसमुच्चय हो जाएगा A का, तो B A का अधिसमुच्चय है। क्लियर। चलिए अब अगला है हम लोगों का घात समुच्चय, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं पावर सेट, इसको एक और नाम से जानते हैं, इसको हम लोग शक्ति समुच्चय या शक्त समुच्चय भी कहते हैं। ये क्या होता है,
तो देखिए इसको हम लिख रहे हैं कि वह समुच्च जो किसी समुच्च के सभी उप समुच्चों से बने समुच्च हो। मतलब घात समुच्च किसे कहते हैं कि यदि किसी समुच्च के सभी उप समुच्चयों से बने समुच्च को घात समुच्च कहते हैं। जैसे इसको समझिएगा एग्जाम्पल से, अगर a बराबर दे दिया जाए 1 2 3, ठीक है, और इसके कुल कितने उप समुच्च होंगे ये बताया जा चुका है कि टोटल इसके उप समुच्च होंगे 8। कौन कौन होगा तो उसको हम लिख देते हैं 5, फिर सिंगल सिंगल, पहले तो रिक्त समुच्च 5 लिख दिया गया, उसके बाद सबको अलग अलग 1 2 3, अब 1 2 3 है, सबको अलग अलग लिख दिया गया। अब 2 2 को एक साथ करके लिखेंगे, 1 2 1 3, और क्या आ गया 2 3, 2 2 के ले लिए, अब सब ले लेंगे एक साथ में, क्या हो जाएगा 1 2 3। क्लियर हुआ यहां तक? समुच्च ए के सभी मैंने क्या किया यहां पर लिख दिया इसके उप समुच्च को। अब इस उप समुच्च से जो समुच्च बनेगा, मतलब यहां अब सबके लिए एक बड़ा वाला साइज में मैंने महिला कोश लिख दिया, ये अब सबको मिला करके एक बड़ा समुच्च बना, ये क्या कहलाएगा पावर सेट, और इसे P ऑफ A ऐसे पावर ऑफ A द्वारा निरूपित किया जाता है। अब देखिए यहां जब ये वाला और ये वाला लास्ट वाला दोनों महिला कोष्टक जब नहीं लिखे थे हम, तो ये अपने आप में एक समुच्च था, ये भी समुच्च था, अगर ये हटा ले तो है भी वो, लेकिन अब इस महिला कोष्टक के अंदर आ गया तो अब यह अवयव हो गया किसका घात समुच्च का। क्लियर हुआ? मतलब यहां से हमें यह पता चला कि यदि किसी समुच्च के उप समुच्चों से जो समुच्च प्राप्त होता है उस समुच्च को हम घात समुच्च कहते हैं, और इसे पावर ऑफ ए द्वारा निरूपित किया जाता है। मैंने यहां सामने लिखकर बता दिया है कि a इज इक्वल टू अगर 1 2 3 है तो इसके सभी उप समुच्च को लिख दिया गया है और फिर उसको महिला कोष्टक के अंदर लिख दिया गया, और यही आपका क्या हो गया घात समुच्च हो गया। अगला है आपके सामने सार्वत्रिक समुच्च, यूनिवर्सल सेट। ये क्या होता है? तो इसके लिए जैसे देखिए मैं आपको बता रहा हूं कि यहाँ R जानते हैं ना, इसको हम लोग बोलते हैं वास्तविक संख्याओं का समुच्च। ये हमारा है R है वास्तविक संख्याओं का समुच्च, ठीक है, वास्तविक संख्याओं का समुच्च। ठीक है, N ये प्राकृत संख्याओं का समुच्च है। अब चलिए अगर हम W ले लें तो ये हमारा पूर्ण संख्याओं का समुच्च हो जाएगा। अगर हम यहाँ Q ले लेते हैं तो ये परिमेय संख्याओं का समुच्च हो जाएगा। अगर हम यहाँ I या Z ले लेते हैं तो ये हमारा पूर्णांक हो जाएगा, पूर्णांकों का समुच्च हो जाएगा, सभी पूर्णांक इसमें आ जाएंगे। ठीक है, अब यहां देखिए जरा सा, ये जो होता है जितना मैंने लिखा, जिसको R से वास्तविक संख्या भी निरूपित करते हैं, N से प्राकृतिक संख्या, W से पूर्ण संख्या, Q से परिमेय संख्या, I Z से पूर्णांकों को निरूपित किया जाता है। इसमें और भी आ जाएगा, परिमेय संख्या आ जाएगा, उसके बाद अपरिमेय संख्या भी आ जाएगा। है परिमेय संख्या मैंने लिखा है। यहां समझना क्या है, वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? तो वह सभी संख्याएं जिसको हम संख्या रेखा पर प्राप्त कर सकते हैं वास्तविक संख्या कहलाता है। नेचुरल नंबर, रियल नंबर जो है, सॉरी प्राकृतिक संख्या जो है 1 से शुरू होता है। ठीक है, अब आप ये बताइए कि जो प्राकृतिक संख्या है वो वास्तविक है कि नहीं है? बिल्कुल वास्तविक है, क्योंकि प्राकृतिक संख्या को भी हम संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं। पूर्ण संख्या तो 0 से शुरू होता है ना, ये वास्तविक है कि नहीं? बिल्कुल वास्तविक है।
क्यू परिमेय संख्या को भी संख्या रेखा पे दर्शाया जाता है, ये भी वास्तविक है। ठीक है, अपरिमेय संख्या भी वास्तविक संख्या है, क्योंकि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को मिलाकर ही हमारा जो बनता है वो वास्तविक संख्या बनता है। परिमेय और अपरिमेय के संग्रह को वास्तविक संख्या हम लोग बोलते हैं। आई या जेड से हम लोग पूर्णांक को सूचित करते हैं। तो पूर्णांक क्या होता है, उसमें धनात्मक भी होती है, ऋणात्मक भी होता है और जीरो भी शामिल होता है। ये मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि देखिए आर के नीचे मैंने जितना बताया वो सब के सब वास्तविक संख्या होते हैं। मतलब कि अगर हम लिख दें कि n सबसेट r, मतलब n जो है प्राकृत संख्या वास्तविक संख्या का उपसमुच्चय है, तो गलत नहीं होगा, क्योंकि सभी प्राकृत संख्या वास्तविक संख्या होते हैं। पूर्ण संख्या अगर हम लिख दे यहां पर w सबसेट r, तो भी गलत नहीं होगा, क्योंकि सभी पूर्ण संख्या वास्तविक होता है। परिमेय संख्या भी वास्तविक होता है और हम लिख दे यहां पर q सबसेट r, तो भी गलत नहीं होगा। आई या जेड है, जेड ही लिखते हैं, जेड सबसेट r, तो भी गलत नहीं होगा, क्योंकि पूर्णांक भी वास्तविक संख्या होते हैं। अब देखिए ये जितना भी इधर हमारा विचारणीय समुच्चय है वह सब एक निश्चित वास्तविक संख्याओं के समुच्चय का उपसमुच्चय है। इस स्थिति में हम R को सार्वत्रिक समुच्चय कहेंगे। इस स्थिति में हम R को सार्वत्रिक समुच्चय कहेंगे। मतलब कि अगर सार्वत्रिक समुच्चय का हमें परिभाषा देना हुआ तो हम बोलेंगे कि वह निश्चित समुच्चय जिसके सभी विचारणीय समुच्चय उप समुच्चय होते हैं, वह सार्वत्रिक समुच्चय कहलाता है। अब जैसे आपसे कह दिया जाए सम संख्याओं का समुच्चय और विषम संख्याओं का समुच्चय, तो उसके लिए प्राकृत संख्याओं का समुच्चय सार्वत्रिक समुच्चय हो जाएगा। ठीक है, अगर कह दिया जाए परिमेय संख्याओं का समुच्चय और अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय, तो परिमेय और अपरिमेय मिलाकर के वास्तविक होता है। इस कंडीशन में वास्तविक संख्या आपका क्या हो जाएगा, वो समुच्चय हो जाएगा, सार्वत्रिक समुच्चय हो जाएगा इन दोनों के लिए। तो ये हमारा सार्वत्रिक समुच्चय है और इसको हम लोग ऐसे बोलेंगे कि वह निश्चित समुच्चय जिसके सभी विचारणीय समुच्चय उप समुच्चय होते हैं सार्वत्रिक समुच्चय कहलाता है। इसे हम लोग डिनोट किससे किससे करते हैं, इसे हम लोग एस से डिनोट कर सकते हैं, इसे हम लोग यू से डिनोट करते हैं, इसे हम लोग ओम से डिनोट करते हैं। ठीक है, सार्वत्रिक समुच्चय को निरूपित किया जाता है। ठीक है, तो ये समझ में आया, उम्मीद है कि आप लोग समझ गए हो। अगर कोई दिक्कत हो तो आप लोग पूछने से कतराइएगा नहीं, बेझिझक आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं कि सर ये हमको समझ में नहीं आया है। ठीक है, तो उसको फिर से आपको बताया जाएगा। चलिए अब अगला हम लोगों का जो टॉपिक पढ़ना है वो है अंतराल, इंटरवल। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप लोग इसे एकदम ध्यान से सीखिएगा, बहुत अच्छा से सीखिएगा। ये अंतराल बहुत जरूरी है आगे के चैप्टर्स के लिए भी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी। देखिए ये अंतराल होता क्या है, तो जैसे मान लिया जाए कि अगर दो संख्याएं हैं, आपका a, b बिलोंग्स टू r लिख देते हैं, मतलब a और b वास्तविक संख्याओं से बिलोंग्स करते हैं। वास्तविक संख्या है a और b, और a क्या है, b से छोटा है, a b से छोटा है, तो इसके बीच अगर कोई मान हम x ऐसा ले लेते हैं, ऐसा ले लेते हैं कोई समुच्चय a b से छोटा है, तो एक समुच्चय ऐसा लेते हैं कि x सच दैट x कॉमा a लेस देन x लेस देन b, समझे ना, a लेस देन x लेस देन b, ये क्या कहलाता है, अंतराल कहलाता है। a b बिलोंग्स टू r, जहां a b से छोटा है। ठीक है, अब a b से छोटा है तो इसमें जो आएगा ये इसके बीच में एक x के सभी मानों के लिए, x के सभी मानों के लिए ये a और b जो है ना, a और b के बीच का मान वो आपका अंतराल कहलाएगा। या थोड़ा सा हम ये देख लेते हैं, इसका चिन्ह थोड़ा देखिए, ये जो चिन्ह होता है आपका, ये छोटा का चिन्ह होता है। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं लेस देन। ठीक है, लेस देन बोलते हैं। ठीक है, कहीं कहीं लेसर देन भी लोग बोलता है। ये आपका बड़ा का चिन्ह, इसको हम लोग बोलते हैं बड़ा का चिन्ह, या इसको ऐसे बोलते हैं से छोटा और से अधिक। ये आपका से छोटा और से अधिक का चिन्ह होता है, इसको बोलते हैं ग्रेटर देन, ग्रेटर देन। ठीक है, से बड़ा एक ऐसे ही आ जाता है, ऐसे, और नीचे ऐसे दिया जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं कि
छोटा या बराबर, छोटा या बराबर, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं लेस देन एंड इक्वल टू, लेस देन एंड इक्वल टू। और एक ये होता है बड़ा या बराबर, बड़ा या बराबर, इसको हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू। ये आपका हो गया लेस देन एंड इक्वल टू, इक्वल टू, और ये आपका हो गया ग्रेटर देन, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू। ठीक है, ये चार चिन्ह, और इन्हीं चार चिन्ह के आधार पे हम लोगों को अंतराल पढ़ना है। पहले ये बता दिया, ठीक है, कि ए बी वास्तविक संख्या से बिलोंग करते हैं, ए बी से छोटा है, तो एक्स के उन सभी मानों के लिए जो ए और बी के बीच आते हैं, ठीक है, उन सभी मानों को अंतराल कहा जाता है। और ये अंतराल आपका 4 प्रकार का होता है। ठीक है, कौन कौन ये अंतराल 4 प्रकार के होते हैं वो अभी आपको मैं दिखा रहा हूं। ठीक है, इसको भी मिटा देना है। चलिए, पहला होता है आपका बंद अंतराल, बंद अंतराल, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं क्लोज्ड इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल। ये क्या होता है? तो देखिए, मैं एकदम क्लियर करके इसको लिख रहा हूं। जैसे मान लिया जाए कि यहां लिख दिया गया एक्स सच दैट एक्स कॉमा ए लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू बी। ठीक है, ये लिखा, और इसको जो सूचित किया जाता है बंद अंतराल को, उसको इसका जो साइन होता है ये होता है बड़ा वाला कोष्ठ। ठीक है, बड़ा वाला कोष्ठ होता है, ऐसे लिख दिया गया, और उसी चीज को यहां लिखा गया है। अब ये जो लिखा गया है यहाँ ए और बी के लिए है ना, तो इसको ऐसे लिखेंगे या इसको हम ऐसे लिखेंगे ए कॉमा बी। हम लोग ये बड़ा वाला कोष्ठ का जो जरूरत है, हम लोग अलग अलग जगहों पे अलग अलग पढ़े हैं लोग। हम लोग इसको जब अलजबरा पढ़ते हैं लोग तो ये हमारा कैपिटल ब्रैकेट होता है। जब हम लोग मैट्रिक्स पढ़ते हैं लोग तो ये मैट्रिक्स का साइन हो जाता है, और यहाँ इस साइन को हम इंटरवल बोल रहे हैं, अंतराल बोल रहे हैं। और ये कौन सा इंटरवल है जी? क्लोज्ड इंटरवल है। ये आपका क्लोज्ड इंटरवल यहाँ है। ठीक है, अब समझते हैं कि आखिर इसको हम पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे। ठीक है, इसको पहले हम भाषा में पढ़ के बताते हैं। ए लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू बी, मतलब एक्स का जो मान है ए से बड़ा है या बराबर है, लेकिन बी से छोटा है या बराबर है। ठीक है, उसी चीज को यहां लिखा है ए बी बंद अंतराल में। अर्थ इसका यह हुआ कि अगर इसके अंतर्गत ए से बी के बीच में जितने भी अवयव आएंगे उसमें हम शुरू करेंगे ए से और लिखेंगे बी तक। क्लोज इंटरवल का पहचान यही होता है कि जैसे अगर क्लोज इंटरवल में यहां लिख दिया जाए 1,10, ठीक है, 1,10 क्लोज इंटरवल में, इसका अर्थ हुआ कि हम 1 से लिखना स्टार्ट करेंगे। कहां से लिखना स्टार्ट करेंगे? 1 से, और टोटल लिखेंगे कहां तक? 10 तक। है बात समझ में? ये टोटल आपका 10 तक जाएगा। ये बड़ा अंतराल का मतलब हुआ उसमें 1 भी शामिल रहेगा और 10 भी शामिल रहेगा। और यहां ये चिन्ह भी बता रहा है कि या तो x a से बड़ा है या उसके बराबर है। तो जब बराबर का चिन्ह दिया तो 1 तो लेना पड़ेगा। उसके बाद यहां क्या बोला है कि x b से, इधर देखो, छोटा है या बराबर है। तो 10, इसमें जब 1 और 10 ले लिए तो 1 शामिल हुआ, और 10 से छोटा या बराबर ले लिए तो 10 भी शामिल हुआ। छोटा बड़ा का एक पहचान ये होता है कि देखिए कि अगर ऐसे लिखा है ना a लेस देन x, तो हम लोग अपने भाषा में इसको, भोजपुरी भाषा में, बिहारी भाषा में हम लोग बोलते हैं लोग कि a लेस देन x का मतलब पहचान होता है कि इसमें कौन छोटा है कौन बड़ा है। अगर कंफ्यूजन हो तो ये देखिए, इसको हम लोग ऐसे याद करते हैं, जिधर टोटी उधर छोटी। मतलब ये a की तरफ है तो a क्या हो गया? छोटा हो गया, और x क्या हो गया? बड़ा। और यहां दे दे इधर और b, तो मैं उसी को उस टाइम से पढ़ रहा हूं कि x a से बड़ा है, इधर टोटी है तो a छोटा है, तो उसी भाषा को मैंने बदल के बोला ना, x बड़ा है। हाँ, तो ये मैं बोल रहा था कि x a से बड़ा है लेकिन बराबर भी है,
और बी से छोटा है और बराबर है। ठीक है, जब ये दोनों तरफ ये चिन्ह हो तो हम इसे बंद अंतराल के अंदर रखते हैं और इसको पढ़ते क्या है, ए से बी तक, मतलब ए भी शामिल और बी भी शामिल। एग्जाम्पल की तरह मैंने दिखा दिया कि अगर ए की जगह पर 1 और बी की जगह पर 10 है तो इसको लिखेंगे कैसे, इसमें 1 भी रहेगा 10 भी रहेगा और उसके बीच का सभी वास्तविक संख्याएं रहेंगे। ये क्लियर हुआ? ये दूसरा आपका है खुला अंतराल। इसको हम कैसे लिखते हैं, तो देखिए उसी तरह से लिखा जाता है x सच दैट x a लेस देन b। अब इसमें क्या हुआ, आपका जो इक्वल वाला चिन्ह था वो हट गया। इसको सूचित किस कोष्ठ द्वारा करते हैं हम लोग, या इसको हम लोग छोटा वाला कोष्ठ के अंदर लिखेंगे a, b। ये पढ़ाएगा आपका ओपन इंटरवल। ठीक है, या इसको हम लोग ऐसे दो बड़ा वाला कोष्ठ को ही दोनों तरफ से खोल करके रखेंगे। ठीक है, ये आपका खुला अंतराल है, ओपन इंटरवल है। इसको हम लोग पढ़ेंगे x सच दैट x a लेस देन b, मतलब x का जो मान होगा a से बड़ा होगा और b से छोटा होगा, इसमें बराबर की बात नहीं करेगा। ठीक है, यहाँ a b है। इसके पहले मैंने बोला था कि बड़ा कोष्ठ था, बंद अंतराल था, तो उसको हम पढ़ रहे थे a से b तक, लेकिन इसको पढ़ेंगे a और b के बीच। है बात समझ में? a और b के बीच, मतलब a नहीं रहेगा b नहीं रहेगा, उसके बीच का सब रहेगा। जैसे में हम देख लेते हैं, यहां हम 1,10 लिखेंगे ना, तो ये ओपन इंटरवल में है। वहां बड़ा कोष्ठ में लिखे थे, बंद अंतराल में था तो उसमें हम 1 भी लिखे थे 10 भी लिखे थे। यहां इसको आसानी से हम समझेंगे, इसको हम लिखेंगे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, न 1 शामिल न 10 शामिल। ठीक है, इसके बाद हमारा तीसरा आता है, उसको हम लोग बोलते हैं बंद खुला अंतराल, मतलब उसको बोलेंगे क्लोज्ड ओपन। ठीक है, तो ये क्लोज्ड ओपन में क्या होगा, तो ये देखिए इसको समझिए, ये हमारा हो जाएगा x सच दैट x a लेस देन इक्वल टू, पहले बंद दिया है ना, तो यहाँ इक्वल भी आ जाएगा x लेस देन b, मतलब जहां बंद बोला है पहले तो वहां हम छोटा भी लगा दिए, यहाँ a x से छोटा भी है और यहाँ बराबर भी है, लेकिन अब b से क्या है, x छोटा है। इसका हम चिन्ह ऐसे कैसे लिखेंगे हम, तो इधर हम बंद कर देंगे और इधर हम छोटा वाला कोष्ठ लगा देंगे। ठीक है, तो ये आपका हो गया बंद खुला। या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि इधर से हमारा a बंद रहेगा और b लिख करके ऐसे हम खोल देंगे। अब इसका अर्थ क्या हुआ, तो इसका अर्थ हुआ कि a भी शामिल रहेगा लेकिन b शामिल नहीं रहेगा, उसके पहले तक आ जाएगा। कि अगर इसको हम ऐसे 1 लिख दे और यहाँ 10 छोटा कोष्ठ दे करके लिखा हुआ है, तो इसको हम लिखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक जाएगा, 10 शामिल नहीं होगा। आज से पहले, इसके पहले आप लोग 10th क्लास तक पढ़ते होंगे लोग, तो आप कभी कभी किसी को ऐसे लिखे हुए किसी किताब देख ले, यहाँ बड़ा कोष्ठ है और बगल में छोटा कोष्ठ लिखे हुए देख लेते थे आप लोग, अगर तो आप कहते होंगे कि ये गलत लिखा हुआ है, जबकि नहीं, वो कोष्ठ नहीं लिखा होता है, वो एक अंतराल दिया होता है जिसको हम लोग क्लोज्ड ओपन इंटरवल बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया। एक चौथा हमारा बच रहा है, चौथा आता है, जैसे यहाँ पहले बंद खुला हो गया ना जी, तो चौथा हो जाता है पहले खुला और बाद में बंद, खुला बंद अंतराल। ठीक है, उसको हम लोग बोलेंगे ओपन क्लोज्ड इंटरवल। ठीक है, वो कैसे लिखेंगे हम लोग, x सच दैट x a लेस देन इक्वल टू b। बदल गया यहां, अब x का मान a से बड़ा होगा लेकिन b से छोटा और बराबर होगा। या इसको ऐसे लिखेंगे हम लोग, इधर से छोटा वाला कोष्ठ रहेगा a, b, यहाँ बंद अंतराल हो गया है। या इसको ऐसे लिखेंगे, इधर से खोल देंगे a, b और इधर से आपका बंद हो जाएगा। एग्जाम्पल में इसको देख लेते हैं कि अगर ऐसे 1 लिखा हुआ है, यहाँ 10 लिख दिया गया, तो इसका अर्थ हुआ कि 1 शामिल नहीं होगा लेकिन 10 शामिल होगा, मतलब 1 से आगे 10 तक। तो इसको कैसे लिखेंगे, 1 नहीं होगा इसमें शामिल, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, ये आपका हुआ अंतराल। अब उम्मीद है कि ये अंतराल आप आसानी से समझ गए होंगे, लेकिन इसमें अंतराल में थोड़ा सा और बचा हुआ है। वो ये है कि इसका ग्राफ भी बनता है, इसका आकृति भी बनता है, और वो कैसे बनता है मैं उसे अभी, चलिए अब यहां ये आपका बड़ा वाला कोष्ठ में ए और बी लिखा है, आप समझ गए हैं कि ये बंद अंतराल ए बी लिखा हुआ है, अब बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसका जो ग्राफ अगर हमको बनाना होगा तो वो कैसे बनता है। ग्राफ क्या होता है कि ये दो संख्या, जैसे मान लिया जाए कि ये हमारा 1 से 10 तक लिखा हुआ है। ठीक है, हमको संख्या रेखा पर इसको दर्शाना है, तो हम करते क्या है कि एक ऐसी सीधी रेखा ले लेते हैं। ठीक है, और इस सीधी रेखा में हम जानते हैं कि बाईं ओर माइनस इन्फिनिटी तक जाएंगे और दाईं ओर हम लोग प्लस इन्फिनिटी तक जाएंगे। दो बिंदु मान लेते हैं, एक यहां ले लिए और एक यहां ले लिए। ठीक है, अब यहाँ ए है, यहाँ बी है ना, तो हम यहाँ ए दर्शा देते हैं और यहाँ बी दर्शा देते हैं। ठीक है, अब इसके बीच में जो भी अवयव आएंगे ये सबको हम लोग ऐसे, इसको हम ड्राइंग कर देते हैं, या इस लाइन को हम मोटा कर देते हैं थोड़ा सा, ताकि समझ में आ जाए कि इस यहां से यहां तक का मतलब है कि ए से बी के बीच की संख्याएं हैं। अब ये बड़ा वाला कोष्ठ है, तो ये जो गोला भाग है ना, उसको हम पूरा एकदम रंग देंगे गोल की तरह। ये आपका हो गया इसका आकृति। ठीक है, अगर वही यहां पर ये दिया रहा था आपका दोनों ओपन इंटरवल में, यानी कि खुला अंतराल में दिया रहा था, तो हम ऐसे ही सीधा चिन्ह लेते। ठीक है, यहाँ ऐसे ले लेते, यहाँ ये ले लिए, यहाँ दे दिए ए और यहाँ दे दिए बी, इसको हम मोटा कर देंगे। उसी तरह से ऐसे हैचिंग कर दीजिए, आप ऐसे कर दीजिए, इसको डबल ट्रिपल कर दीजिए। लेकिन ये खुला अंतराल है ना, तो ये बता रहा है कि इसमें ए और बी शामिल नहीं है, तो यहाँ जो है ना ये, इसको हम रंगेंगे नहीं, बल्कि इसको हम खाली छोड़ देंगे। ठीक है, अब इसी तरह से अगर एक तरफ आपका बंद है और दूसरे तरफ आपका खुला है, ठीक है, यानी क्लोज्ड ओपन इंटरवल है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि हम एक लाइन ले लिए, यहां हम ले लिए ए और यहां ले लिए हम बी। अब देखिए यहां से यहां तक को हम उसी तरह से हैचिंग कर देंगे, पूरा एकदम कलर कर दिए, मोटा कर दिए थोड़ा सा गाढ़ा। यहां ऐसे हम ले लिए, जिधर से बंद है उधर पूरा हम इस गोला को भी भर देंगे, और जिधर ओपन इंटरवल है बी की तरफ ओपन है ना, इस गोला को हम खाली छोड़ देंगे। ये इसका आकृति हो गया। एक चौथा हमारा बचा, वो हमारा पहले ओपन आ जाएगा और बाद में आ जाएगा क्लोज्ड। तो इसका आकृति हम लेंगे, तो यहां हम ले लिए ए, यहां कर दिए बी। अब आपको पता है ना क्या करना है कि जिधर ओपन है उधर खाली रखना है, और जिधर आपका क्लोज है उधर हम उस गोला बना करके उसको गोल घेर देंगे। अब बीच वाले भाग को हम हैचिंग कर देंगे, उसको पूरा कलर कर देंगे। ठीक है, ये हम लोगों का रहा अंतराल। और एक्सरसाइज 1.3 पढ़ने के पहले हम लोगों को जितना थ्योरी पढ़ना था, उप समुच्चय, घात समुच्चय, अधिसमुच्चय, सार्वत्रिक समुच्चय, ठीक है, और ये आपका अंतराल, इन सब का उपयोग आने वाले चैप्टर्स जो है आपका एक्सरसाइज 1.3 उसमें उपयोग होगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि आज मैंने जितना कुछ बताया है वो सब आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आएंगे। एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप लोग जो वीडियो देखते हैं, आप लोग अच्छा लगता है तो आप उसे लाइक जरूर किया कीजिए। इससे क्या होता है कि हमको थोड़ा सा हिम्मत मिलता है, प्रोत्साहन मिलता है कि बच्चे को समझ में आ रहा है, उन्हें अच्छा लग रहा है। और अपना कमेंट भी उसमें दिया कीजिए कि आपको ये कैसा लगा। ठीक है, इससे क्या होगा कि हमको वीडियो बनाने में थोड़ा सा और मजा आएगा। ठीक है, और आप लोगों का जो सिलेबस है धीरे धीरे मैं इसी तरह से कंप्लीट कर रहा हूं, जब तक हम लोगों का क्लास खोलने का आदेश शिक्षा विभाग से या फिर केंद्र सरकार या राज्य सरकार से नहीं मिल जाता है। उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। ठीक है, और आज बस इतना ही, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 1.3 पढ़ेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।